वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोवर का मांगा कंटिन्यूशन। तो अब तक हमने देखा कि ल्यूशियस सामने आता है जो कि जूलियस के अंदर ही था, जिसने काफ़ी तबाही मचाई और शायद आज तक को हरा दिया। और अब कहानी में आगे जूलियस के इवल होने या हमला करने की बात हर जगह फैल जाती है, जो लोगों को सोच में डाल देती है कि क्या ये सच में जूलियस था जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी थी इससे पहले हमें बचाने के लिए। तो क्या वो जूलियस था या कोई और बहरूपिया। और इस सब के बाद वहाँ यूनो पहुंचता है, जहां बाकी मैजिक नाइट कैप्टन्स की मीटिंग चल रही होती है। और फिर वो जान पाता है अब तक का हाल, जिसके अंदर की बहुत सारी बातें बाकी कैप्टन्स भी जान पाते हैं। जिस सबसे ये निष्कर्ष निकलता है कि आस्था शायद मारा गया है, जिस बात को कैप्टन यामी कंफर्म करने के लिए कहते हैं नाथ से भी, क्योंकि वो किसी की परछाई में घुस सकता है और वो आस्था की परछाई में नहीं घुस पा रहा। जिस वजह से उम्मीद ये हो सकती है कि आस्था भी मारा गया हो या वो काफी दूर हो, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट या डायमेंशन में। पर इनका कंसर्न उसके अलावा जूलियस भी होता है कि क्या वो जूलियस था या वो लूशियस है। और दो पर्सनैलिटी होना काफी हद तक हिट करता है कैप्टन वेंजेंस को, जैसा उनके साथ भी हुआ था एल्फ वाले इंसिडेंट के दौरान। और बाकी लोगों का कंसर्न होता है अगर वो भी जोग्रेटिस है तो उनका कनेक्शन होगा डार्क ट्राइड से, जहाँ उनके पास पावर होगी लूसीफर और विजर्ड किंग के टाइम मैजिक की, जिसका मतलब उन्हें हराना काफी मुश्किल हो सकता है या शायद नामुमकिन भी हो सकता है। जहाँ वैसे आगे यूनो अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है, जो डेमोनिक एक्टिविटीज को नोटिस करते हुए गया था, जहाँ उसने देखा उस सुप्रीम डेविल को जो कि लास्ट फाइट में देखा गया था, जिसके साथ बाकी और भी डेविल्स थे। पर उसके वहां पहुंचते ही वो सुप्रीम डेविल वहां से भाग जाता है। तो यूनो का मानना है कि वो सारे डेविल्स लूशियस ने ही भेजे होंगे और उन सब डेविल्स के साथ पॉसिबल अंडरवर्ल्ड में चीड़-फाड़ करना। और साथ ही अगर लूशियस के मैजिक के बारे में बात करें तो वो सोल मैजिक इस्तेमाल करता है, जो उसने इस्तेमाल किया था सिस्टर लिली के ऊपर, जिससे उसने उनके ऊपर डेविल्स की शक्तियों का असर डाल दिया। जो वैसे वहां से इन्हें सिर्फ 7 दिन देखे गए हैं, मतलब 7 दिन के बाद वो हमला करेंगे इन सभी के ऊपर। पर इन सभी बातों के अलावा कैप्टन यामी और यूनो दुखी होते हैं, जहाँ यूनो याद करता है पुरानी बातें आस्था की, जिसने उसके ग्रैंड मैजिक नाइट बनने पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिखाया था और साथ ही ये भी उम्मीद की थी कि वो उससे आगे निकल जाएगा इसके बाद भी, भले ही फिलहाल वो अभी आगे हो पर अंत तक जीतेगा आस्था। पर यूनो के दिल में हमेशा से यही था कि जो उससे आगे था वो हमेशा से आस्था ही था, जिसने उसको उम्मीद और ये सपना दिया था जिसे वो अब तक फॉलो कर रहा है, जो है विजिट किंग बनने का सपना। जिस पर आगे यूनो कहता है आस्था मर गया है, तो चलो मान लेते कि आस्था मर गया है, और अगर वो सच में मर गया है तो जिसके बाद अब मैं उसे सरपास जरूर करूंगा, जो शायद विजिट किंग बनने का सपना है यूनो का, जो पूरा करेगा इसके थ्रू। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं लूशियस के अड्डे पर, जहाँ वो सुप्रीम डेविल वापस आता है रिपोर्ट करने के लिए लूशियस के पास, जो यूनो की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, जिसे लगभग 1 साल ही हुए होंगे इनकी पिछली जंग के मुकाबले, जहाँ इस 1 साल के दौरान वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसने कई सारे हाई रैंक के डेविल्स को आसानी से हरा दिया। और उसी को लेकर लूशियस भी चिंतित है, क्योंकि उसके हजारों प्रिडिक्शन के अंदर में से सिर्फ एक ऐसा प्रिडिक्शन है जहां वो लोग जीत सकते हैं, और उस जीत को पाने की एक ही पॉसिबिलिटीज है, और वो है 2 ग्रीमोर रखने वाला, जिसके पास एक फुल लिफ क्लोवर ग्रीमोर और एक स्पीड ग्रीमोर, जिसे एल्फो की शक्ति और विरासत मिली है स्पीड किंगडम की, यूनो ग्रीन बेरियल। और इस दुनिया की शांति के लिए लूशियस सामना करेगा यूनो का, और यूनो भी सामना करेगा लूशियस का और हराएगा उसे। पर इस सब के अलावा हम बढ़ते हैं कहानी के एक और फेज में, जहाँ कहीं दूर बहकर आस्था पहुंचता है एक किनारे, जिसका इंतजार वहां शायद कोई शख्स कर रहा था, जिसे उम्मीद थी कि वो शायद यहाँ पहुंचेगा। पर कौन है ये और क्या हुआ आस्था को, वो जानने से पहले हम बढ़ते हैं ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर की ओर, जो हमेशा की तरह शोर शराबे से भरा होता है। जो वहाँ नाहत की बातों को भी याद करते हैं, जिसने उन्हें कहा था थोड़ा शांत रहने के लिए, पर वो उसको उसी बात के लिए ताने भी कस रहे होते हैं, जो नाहत चुपचाप खड़ा खड़ा वहां सुन भी रहा होता है, जो वैसे नाहत को कलंक कहते हैं ब्लैक वुल्स के लिए। पर खैर उस सबको इग्नोर कर हम बढ़ते हैं उस न्यूज़ की ओर, जो सबका दिल दहला देता है, जहां पता ये चलता है कि आस्था मारा गया है, जिसे एक्सप्लेन किया जाता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और उसके बाद उसे इरेज कर दिया गया इस बैटल मैजिक से, जिस सबसे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि आस्था शायद मारा गया है, जिस बात को किसी भी तरह से वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या दूसरे शब्दों में से तब तक तो वो नहीं मान सकते जब तक कि वो लाश ना देख ले आस्था की, जिस सब बातों से सब रिलेट करते हैं। और एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है, और ये लोग ये मान सकते हैं कि आस्था शायद ना मारा गया हो। और जो अगर सच है तो चलो ढूंढते हैं उस इडियट को, जिसकी खोज में वो लोग वहां से निकलते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं आस्था की ओर, जिसकी आंखें खुलती है और वो खुद को एक अलग जगह पाता है, जहाँ चार्मी जैसे दिखने वाली कोई चीज़ आती है और उसके लिए अपने मुंह से चाय निकाल के देती है, जो एक चाय देने वाली मशीन है, चार्मी नहीं। जिसके बाद उसे वहां मिलता है कैप्टन यामी जैसे दिखने वाला एक शख्स। तो आखिर कौन है ये, और वो आस्था का नाम कैसे जानता है, जो आस्था को उसके नाम से बुलाता है। और साथ ही आस्था की चोट भी हील हो चुकी है, जिसकी ऐसी गहरी चोट काफी हद तक मिमोसा हील कर सकती है। जिस सवाल को पूछता है उस शख्स से,
जहाँ वो उसे बताते हैं कि उसको हील किया है उसके एक दोस्त ने। और आस्था साथ ही लीवी के बारे में पूछता है कि कैसा है वो, जो जानता है कि वो डेविल है और उसका एक दोस्त उसको हील भी कर रहा है अभी। तो ये डेविल के बारे में भी जानता है और आस्था उसे की को महसूस करके पाता है कि वो कोई संदिग्ध इंसान भी नहीं है। जिसके बाद आगे वो उसे चार्मी के बारे में पूछता है, जिसके बारे में भी ये जानता है भले वो अब तक चार्मी से मिला नहीं। और साथ ही ये और कैप्टन यामी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और उसके बाद आस्था ही महसूस कर पाता है कि इनकी की और कैप्टन यामी की काफ़ी हद तक फेमिलियर है। तो जी हाँ, कैप्टन यामी जापान से है और जो हमारे क्लोवर किंगडम है वो किसी और देश में है। जिस वजह से बहुत सारी जापानीज चीज़ों के बारे में कैप्टन यामी पूछते रहते हैं इन लोगों से और इन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो उन्होंने आखिरी बार कैप्टन यामी को तब देखा था जब वो 13 साल के रहे होंगे। और वो आस्था से कंफर्म करते हैं उसके उसकी पुरानी आदतों के बारे में, जो कि लंबे समय तक हल्का होना है के बारे में, जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है अभी भी वैसी। और साथ ही वो बताता है कैप्टन यामी की कमजोरी, जो शायद कीड़ों को देखकर डर जाते हैं या यूं बोले कि बेहोश हो जाते हैं। पर इन सब बातों के अलावा आस्था को याद आती है एक और जरूरी बात, जो है वापस लौटना। पर उसे कैप्टन यामी के दोस्त रोकते हैं क्योंकि शायद ये सही समय नहीं है उसका वहां लौटने का, क्योंकि अभी भी उसको और हील होना है। और आगे बताते हैं उसके जख्मी होने का कारण, जिसको जख्मी किया और मारने की कोशिश की है उसके सबसे पसंदीदा शख्स ने। और साथ ही उस शख्स ने भी जिसको कि वो अपना आदर्श या गोल मानता था। जहां आगे वो ये भी ऐड करते हैं कि वो एक अच्छा नज़ारा नहीं था, पर ये सब इन्हें कैसे पता। तो वो ये सब देख सकते हैं अपनी इस दूसरी आंख से जो उन्होंने ढक के रखा हुआ है। जहां उनकी ये आंख ये भी बता रही है कि अगर अभी आस्था वापस लौटता है तो वो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। और साथ ही अभी अपनी इस पावर के साथ वो घर तो वापस बिल्कुल नहीं लौट सकता। क्यों? जहां वहां खड़ी एक लड़की सामने एक खिड़की खोलती है और दिखता है नज़ारा एक अलग जगह का, जो होता है लैंड ऑफ द सन, जो वैसे कहानी से हटकर रियल लाइफ में जापान को भी कहा जाता है। तो ये जगह जापान ही है, बस इसमें इसका नाम है द लैंड ऑफ द सन। और ये जगह आस्था के क्लोवर किंगडम से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा दूर है। और ये शख्स है रियुदो रियुया, इस राष्ट्र का शोगुन। तो जहाँ अगर आस्था इतने दूर आ चुका है तो क्यों न इस समय का सही इस्तेमाल किया जाए और अभी और इसी समय वो अपने आप को पावर अप दे। तो आस्था इस विदेश को देख काफ़ी हद तक हैरान होता है और फैसिनेट होता है कि कैप्टन यामी इसी जगह से हुआ करते थे। जहाँ ये आस्था को थोड़ा ठहरने के लिए कहता है और शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि काफ़ी समय पड़ा है इससे पहले कि लूशियस कुछ करे। पर आस्था का सवाल ये भी होता है कि ये जो शख्स है शोगुन, वो क्या होता है। जो समझाने की कोशिश करता है ये शख्स और आखिर में बता पाता है उसका शोगुन स्टेटस काफ़ी हद तक इक्वल है इनके विजिट किंग के। तो वैसे आस्था भले मैजिक को सेंस नहीं कर सकता, जो कुछ ना कुछ महसूस कर पाता है, जो यही महसूस कर पाता है कि ये शख्स इतना पावरफुल नहीं लग रहा, जिस पर ये भी एग्री करते हैं। पर आस्था के इस बिहेवियर से यहाँ खड़ी ये लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि ओवरऑल वो इनके विजिटिंग के स्टेटस के बराबर का कोई शख्स है। जहाँ आस्था उसकी नाराज़गी महसूस कर पाता है, पर उसकी इस नाराज़गी के अंदर आस्था कुछ फेमिलियर चीज़ें महसूस कर पा रहा होता है। पर खैर आगे रियू आस्था को इस नई जगह का एक नज़ारा दिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं, जहाँ आस्था हैरान होता है लैंड ऑफ सन को देखकर। जहाँ जो भी चीज़ उसने देखी वो उसने आज तक क्लोवर किंगडम के अंदर नहीं देखी थी। जैसे वो लोग ग्रिमोर के जगह स्क्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा पहले जापान के अंदर भी हुआ करता था, जहाँ लोग लिखने के लिए किताबों की जगह रोल्स में लिखा करते थे, जहाँ इसे मैजिक नहीं सॉर्सरी कहा जाता है। और वैसे यहाँ आस्था देखता है अपनी फेवरेट चीज़ यानी कि आलूओं को, जो शायद अरबी होती है। और वैसे इस मार्केट में आस्था एक बच्चे को अपनी मॉम के साथ घूमते हुए देखता है, जिसे देखकर उसे अपने और सिस्टर लिली की याद आ जाती है। और वो उनके उस पल को याद करता है जब वो उसको मारने की कोशिश कर रही थी। जहाँ वैसे तभी वहाँ पहुँचते हैं रियू और उन दोनों को लेकर आगे चले जाते हैं कुछ और अच्छी चीज़ें दिखाने के बहाने। पर तभी उस जगह जहाँ वो पहले खड़े थे एक हमला होता है, जिसको शायद उन्होंने पहले ही भाप लिया था, इस वजह से वो उनको आगे ले जा रहे थे बिना उन्हें ये सब बताए। जिनके वहाँ आकर किए गए हमले से जहाँ आस्था को लगता है कि रियू भी उसके चपेट में आ चुका है, लेकिन वो उस वार से बच चुका था और उसने उन लोगों को बचाया भी था। जहाँ आगे वो लुटेरे उसके बारे में पूछते हैं, जो अपने बारे में बताता है कि मैं शायद तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, जैसे तुम महसूस कर सकते हो मुझसे कोई भी सॉर्सरी एनर्जी महसूस नहीं हो रही होगी तुम्हें। मतलब इस शख्स के पास भी कोई मैजिकल पावर नहीं है। जहाँ आगे वो ये बागडोर छोड़ता है इचिका के हाथों, जहाँ ये इस नाजुक से दिखने वाली लड़की का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुम इसको हमारा सामना करने के लिए कह रहे हो। चलो खैर, अगर ऐसा ही है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। पर इचिका को हल्के में लेना इनकी भूल साबित होती है, जहाँ वो अपनी शक्ति के इस्तेमाल से काफी तेजी से इन सबको एक साथ हरा देती है। जहाँ वैसे आस्था ने उसे की से फील किया था कि उसकी शक्ति कुछ पल के लिए 10 गुना तक बढ़ गई थी। और उसके बाद उसे वहां दिखा वो अंधेरा, जिसकी बातों में रियू रोशनी डालते हुए कहते हैं कि हाँ वो हमारी 7 रियूजन में से एक है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम बेस्ट हो यामी।
जहाँ यामी तो किसी और का सेकंड नेम भी है, जिस बारे में बोलते हुए उसे करीब पहुंच रहा होता है, जो उसे अपने करीब पहुंचता देखकर उससे नाराज होकर उसका सर पकड़ लेती है, बिल्कुल कैप्टन यामी की तरह, बस अपने छोटे छोटे हाथों से ज्यादा दूर तक, और तगड़े तरीके से वो नहीं पकड़ पाती उसके सर को। जिस सबको देखते हुए रियू उसको बताते कि हाँ, ये छोटी बहन है कैप्टन यामी की, और अगर आस्था को और पावरफुल बनना है तो उसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए साथ रियूजेन से। हाँ, पर उसके इस ट्रेनर को बिल्कुल भी आस्था पसंद नहीं आया, भले ही रियो उसको थोड़ी बहुत तवज्जो क्यों ना दे रहे हो, क्योंकि उसे नफरत है आस्था जैसे मर्दों से। पर आस्था कंसर्न ये होता है कि कभी उन्होंने अपनी बहन के बारे में तो बताया नहीं उन्हें। पर खैर इचिका को भी कैप्टन यामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे इस दौरान बाकी लोग जो वहाँ खड़े होते हैं वो आस्था के सफेद बालों को देखकर एक्नोलेज करते हैं कि वो एक विदेशी है। और इससे पहले कि ज्यादा लोग इस बात पे फोकस करें, रियो उन दोनों को लेकर वहां से भागता है, जो उनको उस जगह से लीबे के पास ले जाते हैं, जहाँ एक शख्स दिखता है जो हीलिंग के लिए अपने मैजिक से मछलियां बनाकर हील कर रहा होता है लीवे को। जहाँ फिर आगे आस्था मिलता है लीवे से, जहाँ आस्था शेयर करता है अपने थॉट्स की वो अकेला महसूस कर रहा था लीवे के बिना इतने समय तक दूर रहकर उससे, जैसा कुछ सेम लीवे भी फील करता है। अब खैर आगे आस्था के लिए वहाँ खाना लग जाता है, और वो उस खाने की तारीफ करके खाना खाने ही जा रहा होता है कि उसे अचानक से दोबारा याद आती है वही बात कि उसे वापस जाना चाहिए। और वो रियू से पूछता है वहां जाने का कोई रास्ता अगर उसे पता हो तो। पर शायद रियू ने उसे पहले ही बताया था कि अगर अभी आस्था वहां जाता है तो उसके बाद भी कुछ नहीं बदलेगा, वो लूशियस को नहीं हरा सकेगा। पर आस्था फिर भी कोशिश करना चाहता है क्योंकि वो अपने पसंदीदा शख्स को नहीं बचा पाया, और अगर वो यहाँ रुकता है तो कुछ नहीं बदलेगा, तो उसे जाना पड़ेगा उसे बचाने के लिए। पर जहाँ अगर रियू कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, पर आस्था का सवाल होता है कि उसे कैसे पता, और अगर वो ट्रेनिंग करेगा यहाँ रहकर भी और सारे समय भी ट्रेनिंग करे तो भी हो सकता है वो कुछ ना कर पाए, तो यहाँ समय वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। पर जिसकी हड़बड़ाहट को देखते हुए उसे एक थप्पड़ मारती है यामी, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि ये किस हड़बड़ाहट में, और ये मरता ये जीता है, पर फिर भी अगर वो अभी यहाँ जिंदा खड़ा है तो उसका श्रेय रियू और इस रिकवरी मैजिक वाले शख्स को जाता है जिसका नाम है मिक्यूरिया। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे जैसे विदेशी हमारे यहाँ आने पर सिर्फ वो मुसीबत की तरह देखे जाते हैं या मुसीबत की जड़ होते हैं। और भले रियो उसके लिए एक मिस्टीरियस फॉरनर हो, पर वो इनके देश के शोगुन है, और अगर आस्था उसकी एडवाइस को नकारना चाहता है और मरना चाहता है तो अभी मर सकता है इसके हाथों, जहाँ उसे किसी की भी रहमदिली को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिससे आस्था का टोन काफ़ी तक न्यूट्रल हो जाता है, और वो उनका शुक्रिया अदा करता है उनको बचाने के लिए, और फिलहाल के लिए वापस लौटने की जिद छोड़ता है। तो अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो सबसे बड़ा खतरा है लूशियस, और अगर वो खुला छूटा रहे तो इनको भी खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लूशियस इनका भी कंसर्न रहेगा। तो पहले ही जानते हैं लूशियस की फाइटिंग स्टाइल के बारे में, जिसके पास है मैजिक के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी, जिस दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन में आस्था पीछे छूट सकता है। तो आस्था को ये फाइट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ख़त्म करना पड़ेगा, जिसके लिए सामने आता है हेवनली सवरेंस। तो आस्था सोचता कि कहीं उसका मतलब उस टेक्निक से तो नहीं जो अभी इस्तेमाल किया था इचिका यामी ने, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास कोई मैजिकल पावर ही नहीं है, जिस पर वो इसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहते हैं अपने की के ऊपर, क्योंकि की एक ऐसी एनर्जी का फ्लो है जो हर कोई अनजाने ही अपने तरह से इस्तेमाल करता है। पर इसका इस्तेमाल अगर तुम सही से सही तरह से कर सको और अपने शरीर की सारी एनर्जी को एक साथ एक जगह से कॉन्सेंट्रेट करके बाहर निकाल सको, तो ये कहलाता है हेवनली सेवरेंस। और इस तरह से की और स्पीड के साथ एक फोर्स बनता है जिससे इस तरह की धमाकेदार चीजें की जा सकती है, जहाँ अपने सामने खड़ी एक बांस को वो पूरा काट चुकी होती है अपने हाथ से, जिसके बाद आगे वो इसे ट्राई करने के लिए कहती है आस्था को। पर इससे हैरान होता है वहाँ खड़ा वो हीलिंग मेज, क्योंकि ये करना इम्पॉसिबल है, जो उसकी ट्रेनिंग कई सालों से कर रहे हैं वो भी ऐसा करने में कई साल लगा देते हैं, जहाँ ये लड़की और कुछ और रीयूजन 7 के लोग ही ऐसा कुछ कर पाते हैं जो वो सोच रहा होता है, जहाँ आस्था भी सोच रहा होता है कि उसने कभी नहीं सोचा कि का ऐसा इस्तेमाल कर पाना। जहाँ आस्था के हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल वैसी होती है जैसे बाकी लोग माना स्किन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंस्पायर्ड होकर ये वार बनाए। तो अब आस्था योरुको यानी कि शायद की का इस्तेमाल किए बिना इस्तेमाल करेगा इसका एंटी मैजिक पावर के साथ, जिस एंटी मैजिक शक्तियों का फ्लो अपने एक हाथ में लिए आस्था अपना हाथ ऊपर से नीचे की ओर काफी तेजी से चलाता है, जिससे वो भी अपने सामने खड़े बांस को दो टुकड़ों में काट देता है। लेकिन ये प्लेनली स्मूथ कटते नहीं है, ये देखने में झुलसे हुए से लगते हैं, जो हुआ आस्था की टेक्निक में इन्फ्यूज हुए एंटी मैजिक की वजह से। तो आस्था को उसका बेसिक्स पता है, अब उसको बस इसे और निखारना है और इसे और बेहतर तरीके से सीखना है, जहाँ आस्था भी सबसे महसूस कर पाता है कि वह अब भी और पावरफुल बन सकता है, जिसके लिए वो थैंक्स करता है इचिका को और उससे मांगता है मदद और स्ट्रांग बन पाने के लिए। तो खैर आगे आस्था करता है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग इस शक्ति के साथ। तो वो बेसिक सीख चुका है इस चीज़ की, लेकिन उसे अभी भी बेसिक सीखनी है ज़ैतैन की,
जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू सीख पाएगा अपनी शक्ति को एग्जैक्टली यूज़ कर पाना जब उसे उसकी ज़रूरत हो। और इसे तेज़ी से सीखने के लिए और सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए उसको सामना करना पड़ेगा एक रियल एक्सपर्ट का, जहाँ वो उसका सामना करवाने वाले होते हैं इचिका से, जो है कैप्टन यामी की छोटी बहन। जहाँ आस्था भाप चुका कि जो भी उसने देखा अब तक उस सब के दौरान वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। तो इसे और लीबे को सीरियस होना पड़ेगा इस फाइट की शुरुआत से ही, जहाँ आस्था और वो एक डेविल फॉर्म के साथ शुरू करते हैं, जहाँ वो रिकवरी मेज आस्था के इस फॉर्म को देख के फील कर पाता है उसके चारों तरफ लपटी हुई एंटी मैजिक की लेयर, जिससे हो सकता है बहुत सारी टेक्निक जो सामने से आए वो उसके एंटी मैजिक की वजह से कैंसिल हो जाए। तो खैर आगे इचिका पूछती है आस्था से कि तुम इस सबको सीरियसली तो ले रहे हो ना, जिस पर घबराते हो आस्था कहता है हाँ, क्योंकि भले ही वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हो पर ये एक रियल बैटल होने वाली है। और साथ ही चिका ये भी कहती है कि अगर तुमने सब कुछ नहीं लगाया अपने इस जंग में तो तुम मारे भी जा सकते हो। जिसके बाद वो अपना एक वार करती है आस्था के ऊपर, जिससे आस्था काफी दूर चला जाता है, जहां आस्था को लग रहा था कि एंटी मैजिक के इस्तेमाल से वो उसको हरा पाएगा, जहां शायद इचिका की शक्तियों का असर कम होने के बावजूद भी वो काफी स्ट्रांग है, जो दोबारा आस्था की ओर बढ़ते और आस्था से वार करता है, लेकिन उसके वार को डॉज कर कर काफी आसानी से उसे अपने वारों के चपेट में ले लेती है, जिसको आस्था डॉज तो करता है लेकिन इतना कुछ कारगर नहीं होता। तो इस टेक्निक का नाम जेतन पड़ा इसके आविष्कारक के नाम पर। और गाथाओं के हिसाब से जब इसका आविष्कारक इसका इस्तेमाल किया करते थे तो अपने एक वार से स्वर्ग तक को हरा सकते थे। पर खैर आस्था के एंटी मैजिक को भापकर यू भी जानता है कि एंटी मैजिक स्ट्रांग है और आस्था को हिट करना मुश्किल होगा जब वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा। पर उस सब के बीच में भी एक पल आता है जब वो रिलैक्स हो जाता है, जिस समय का वो इंतजार करके उसका इस्तेमाल कर रही है। और ऐसे ही लूशियस का सामना भी कर सकता है आस्था, जहाँ उसके पास है सोल और टाइम मैजिक। तो उसका सामना करने के मुकाबले उसके इस्तेमाल करने के बीच के गैप का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो कमजोरी पाते ही तेजी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना उसके अगेंस्ट कारगर वार हो सकता है। और जिस तरह की ओपनिंग का इस्तेमाल करते हुए इचिका काफी बुरी हालत कर देती है आस्था की, और आस्था भी भाप पाता है कि शायद डेविल यूनियन मोड का इस्तेमाल करने के बाद भी हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते उसके सामने। क्या स्ट्रेंथ है। और वो बेहोश होने वाला होता है, लेकिन फिर से वो खुद को संभालता है और अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इस बार वो हार नहीं मानना चाहता। पर फिर इचिका उसको एक वार से बेहोश कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो लड़ने लायक नहीं है अभी और वो फालतू की बातें कर रहा है। तो क्या इचिका ने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? पर उसने ये फाइट एक जंग की तरह लड़ी है और ये उसका सामना नहीं कर पाया। पर खैर कहो ना, जितने लंबे समय तक उसका सामना कर पाया और उसके वारों का सामना कर पाया इस देश में, जो संख्या काफी कम निकल कर सामने आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी भी काफी सारी स्ट्रेंथ और है आस्था की दिखानी इनको, और बहुत सारी चीजें और अचीव कर सकते हैं आस्था के साथ रहकर, और आस्था भी सीख सकता है इनसे। तो मे भी शायद आगे माने की जगह दोबारा से स्पेयर करने के लिए और सिखाने के लिए आस्था को। तो आस्था ने भी फील ही किया इस मैजिक के पावर को और इस तरह के इस पावर को। तो खैर आप आगे सोचते हैं कि आस्था इस पावर को मास्टर कर पाएगा और हरा पाएगा लूसीफर को, मतलब लूशियस को, इस पावर के साथ? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।